नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की शब्दावली में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा या टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे और वो है प्रकार्य। हमने इससे पूर्व व्यवस्था और संरचना इन दो शब्दावली की व्याख्या की थी और ये जानने का प्रयास किया था कि व्यवस्था और संरचना का राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में क्या अर्थ है। आज हम प्रकार्य की अवधारणा को समझेंगे जो कि व्यवस्था का मूल आधार है। व्यवस्था का अर्थ देखते हुए हमने यह देखा था कि व्यवस्था को हमेशा ही प्रकार्यों के संदर्भ में समझा जाता है और व्यवस्था का अर्थ ही निरंतर चलने वाली अंतः संबंधित क्रियाओं का समुच्चय है, अर्थात वे क्रियाएं जो राजनीतिक या किसी भी व्यवस्था में बारंबार घटित होती हैं और उन निरंतर घटने वाली क्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यवस्था को निश्चित अर्थ प्राप्त होता है, वो कार्य ही प्रकार्य कहलाते हैं। इसलिए प्रकार्यवाद का जो सार है वो व्यवस्था को बनाए रखने की गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है। यदि व्यवस्था में प्रकार्य नहीं होंगे तो व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं रहेगा और धीरे धीरे समय के गुजरने के साथ वह व्यवस्था स्वयं समाप्त हो जाएगी। इसलिए व्यवस्था का और व्यवस्था के भीतर जो संरचनाएं हैं उन दोनों को अर्थ प्रदान करने का कार्य और उन दोनों को ही जीवन प्रदान करने का कार्य प्रकार्य का है। प्रकार्य को क्रिया, कार्य, संक्रिया, गतिविधि आदि नामों से भी जाना जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान की शब्दावली में इसे हम प्रकार्य के नाम से जानते हैं। सामान्यतः प्रकार्य को उसके कार्यों के परिणाम के संदर्भ में समझा जाता है कि जब किसी भी कार्य का कम या अधिक रूप में स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है, कि कार्य के परिणाम स्वरूप जब स्थिति में परिवर्तन आता है और वो जो स्पष्ट प्रभाव है वो प्रभाव यह इंगित करता है कि कोई निश्चित कार्य अवश्य हुआ है। मर्टन ने प्रकार्य को पर्यवेक्षित परिणाम के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है, अर्थात कार्य के परिणाम स्वरूप, किसी निश्चित कार्य के परिणाम स्वरूप जब हम ऐसे परिणामों का अवलोकन करें, जब कोई परिणाम अवलोकनीय हो जाते हैं, किसी के द्वारा भी जिनका अवलोकन किया जा सके और वो परिणाम सबको समान रूप से दिखाई दें, उसका अर्थ है कि कोई निश्चित कार्य घटित अवश्य हुआ है। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्य को आवर्तक क्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है, अर्थात आवर्तक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो बार बार घटित होती हैं। एक ही प्रकार से बार बार घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं वो निरंतरता के परिणाम स्वरूप एक निश्चित प्रभाव उत्पन्न करती हैं, वे बार बार घटित होने वाली क्रियाएं ही प्रकार्य है। लेवी ने भी किसी संरचना की जो कोई महत्वपूर्ण इकाई है उसके कार्यों के परिणाम से जो निश्चित दशा बनती है, उस दशा से यह अंदाज लगाया जाता है कि प्रकार्य हुआ है। इसलिए कार्यों के परिणाम से दशाएं बदलती हैं और प्रकार्य के होने का निश्चित अर्थ लिया जा सकता है। और बार बार होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं और बार बार होने वाले जो कार्य हैं उनमें यदि देखने योग्य समानताएं उत्पन्न होती हैं और लंबे समय तक ये पर्यवेक्षणीय जो समरूपताएं उत्पन्न होती हैं, ये ही बाद में संरचनाओं का रूप ग्रहण कर लेती हैं। इसलिए जैसा कि हमने संरचना का अध्ययन करते समय भी देखा कि एक ही जैसे बार बार कार्य जब घटित होते हैं तो एक निश्चित समय के उपरांत वो कार्य जो हैं वो घनीभूत होकर के, संघीभूत होकर के संरचना का रूप ग्रहण कर लेती हैं और बाद में यही संरचनाएं
आगे आने वाले प्रकारियों को भी निश्चित दिशा देने का कार्य करती हैं, नियंत्रित करने का कार्य करती है और उसको सीमित भी करने का प्रयास करती हैं। अर्नेस्ट नागल ने प्रकार्य को 6 प्रचलित अर्थ के रूप में समझाने का प्रयास किया है। यदि गणित की भाषा में बात करें तो 4 को 4 से जोड़ने पर 8 बनता है। अब यह जो जोड़ने की क्रिया है, जो कि बार बार घटित होती है, कितनी ही बार 4 को 4 से जोड़ेंगे तो वो जो परिणाम आएगा वो वही परिणाम आएगा। इस प्रकार यह जो जोड़ने की क्रिया है गणित में, ये एक निश्चित परिणाम दे रही है, इसलिए यह एक प्रकार्य है। दूसरा अर्थ है व्यवस्था की आंतरिक प्रक्रियाएं जो कि निरंतर चलती रहती हैं। किसी सरकारी कार्यालय में जो कार्यालय का कार्य है, 10 बजे कार्यालय का खुलना, उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की फाइलों को निपटाना, उन पर निश्चित रूप से ऊपर से आदेश ग्रहण करना, नीचे आदेश जारी करना, ये कार्यालय का जो नियमित कार्य है, इसके परिणाम स्वरूप किसी कार्य की दशा में परिवर्तन आएगा तो कार्यालय की निश्चित प्रक्रियाएं भी प्रकार्य हैं। किसी भी वस्तु का सामान्य धर्म या किसी भी वस्तु का सामान्य कार्य, जैसे कुल्हाड़ी का कार्य है लकड़ी काटना। अब कुल्हाड़ी से जितनी भी वार किया जाएगा और जितनी भी बार उस पर लकड़ी पर वार किया जाएगा, एक निश्चित दशा उत्पन्न होगी और उस दशा का नाम ही कार्य है। इसी प्रकार संपूर्ण व्यवस्था के लिए, जैसे दिल का रक्त संबंधी कार्य या फेफड़ों का श्वास प्रश्वास संबंधी कार्य, एक व्यवस्था में ऐसे कार्य निरंतर घटित होते रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में यदि बात करें तो व्यवस्था में निवेश कार्य और निर्गत कार्य, व्यवस्था में निरंतर मांग और समर्थन के रूप में जो है वो निवेश अंदर आते हैं और आदेशों के रूप में निर्गत बाहर निकलते हैं। तो ये निवेश और निर्गतों की ये जो कार्य हैं, इस प्रकार प्रत्येक व्यवस्था के अपने कार्य होते हैं। और छठा अर्थ जो अर्नेस्ट नागल ने बताया है कि किसी भी विशेष स्थिति में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था के तत्वों के द्वारा योगदान दिया जाता है, वह भी महत्वपूर्ण प्रकार्य होता है। उस प्रकार के अभाव में व्यवस्था ही स्वयं क्षतिग्रस्त हो जाएगी। यूजीन मिहान ने एक 7वां अर्थ और बताया है और वो है व्यवस्था के अनुकूलन और सामंजस्य बनाने वाले कार्य। ये कार्य ऐसे हैं जो कि किसी भी विशेष खतरे की स्थिति में इन कार्यों का महत्व बढ़ जाता है और अन्यथा सामान्य रूप में व्यवस्थाएं अनुकूलन और सामंजस्य बनाने के प्रकार्य संपादित करती रहती हैं। हम हमारे शरीर के भीतर के प्रकार्यों में यदि हम देखें तो इस प्रकार का एक समायोजन और सामंजस्य रहता है कि गर्मी में जो हमारे शरीर का जो तापमान है वो ठंडा हो जाता है और सर्दी में हम शरीर को तापमान को गर्म रखने वाली जिस प्रकार की वस्तुएं लेते हैं उससे शरीर का तापमान स्वयं गर्म हो जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यवस्था अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे आंतरिक कार्य करती हैं जिन्हें उस व्यवस्था के प्रकार की संज्ञा दी जा सकती है। रॉबर्ट मर्टन एक विद्वान हुए हैं और उन्होंने प्रकार्य को 3 भिन्न भिन्न नामों से उनकी प्रकृति के अनुसार संबोधित किया है। ये है विकार्य, अकार्य और सुकार्य। विकार्य का अर्थ है डिसफंक्शन, अर्थात ऐसे कार्य जो नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं, ऐसे कार्य जो व्यवस्था के लिए क्षति पैदा कर सकते हैं, व्यवस्था को नुकसान उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार व्यवस्था में ऐसे कार्य भी होने लगते हैं और इन विकारियों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही विकार्य यदि निरंतर चलते रहेंगे तो व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे शरीर में यदि बुखार आ जाता है तो बुखार एक उस स्थिति का सूचक है कि शरीर में कहीं किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया है। तो यह जो विकार है, यह जो बुखार है, यह विकार्य है, शरीर का एक डिसफंक्शन है
जिसको कि ठीक करने की जरूरत है। अकार्य, और यह है नॉन फंक्शन। कई बार कुछ कार्य व्यवस्था में जो निरंतर होते रहते हैं, उनमें से यदि कुछ कार्य होना बंद हो जाते हैं, किसी कारण से उन कार्यों का होना यदि रुक जाते हैं और व्यवस्था एक प्रकार के स्थिरता की स्थिति में आ जाती है उस निश्चित प्रकार के संदर्भ में, तो ऐसी स्थिरता भी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। यह व्यवस्था में अकार्य उत्पन्न करेगी और अकार्यों के होने से भी व्यवस्था में गति और प्रगति जो है वो समाप्त हो जाती है और अकार्य की स्थिति को भी तुरंत ठीक करने की आवश्यकता होती है। और तीसरा है सुकार्य या यू फंक्शन। ये जो सुकार्य हैं, ये व्यवस्था को आधार देते हैं, व्यवस्था को मजबूती देते हैं और ये सोच समझ करके व्यवस्था के लिए कई बार संपादित किए जाते हैं ताकि व्यवस्था को और अधिक स्वास्थ्य प्राप्त हो और व्यवस्था और अधिक भली प्रकार से आगे चल सके। इसलिए सुकार्यों को बढ़ाने का प्रयास किसी भी व्यवस्था में किया जाता है। यदि हम शरीर की बात करें तो जो हम अच्छी खुराक लेते हैं और जो विभिन्न विटामिन्स और जो एक पोषण युक्त यदि हम खुराक लेंगे तो उसके कारण दिमाग मजबूत होगा, सभी अंग भली प्रकार से कार्य करेंगे, उनके कारण विकार्य और अकार्य की स्थिति में रोक लगेगी, तो ये सुकार्य उत्पन्न करने वाली स्थिति होगी। तो सोच समझ करके व्यवस्था को पोषण प्रदान करने के लिए भी कुछ कार्य किए जाते हैं और ये निश्चित रूप से व्यवस्था के लिए बहुत अच्छे कार्य हैं, ये सुकार्य हैं। इस तरह से जो प्रकार्य की अवधारणा है वो व्यवस्था को जीवन देने वाली अवधारणा है। टेलकोट पार्सन्स ने प्रकार्यों के संदर्भ में किसी भी क्रिया के 3 निर्माणक तत्व बताए हैं कि कोई भी प्रकार्य जो घटित होता है वो एक विशेष परिस्थिति में और कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा घटित होते हैं। इसलिए प्रकार्य को करने वाले व्यक्ति कैसे हैं, उन व्यक्तियों की भूमिका कैसे है, उनका व्यक्तित्व कैसे है, ये एक पहला निर्माणक तत्व है। यदि कोई कार्य X करेगा उसका परिणाम अलग आएगा और वही कार्य यदि Y करेगा उसका परिणाम अलग आएगा, क्योंकि X का समाजीकरण और संस्कृतिकरण एक भिन्न परिवेश में हुआ है, Y का संस्कृतिकरण किसी भिन्न परिवेश में हुआ है, उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में भिन्नता है। इसलिए व्यक्ति के बदलते ही प्रकार्य का स्वरूप भी कुछ हद तक बदल जाएगा। इसी प्रकार से समाज व्यवस्था, कोई भी एक कार्य यदि किसी एक समाज में घटित हो रहा है उस रूप में दूसरे समाज में घटित नहीं होगा। प्रत्येक समाज का अपना वातावरण होता है, प्रत्येक समाज की अपनी संरचनाएं होती हैं और वे संरचनाएं उस कार्य को निर्धारित करती हैं। इसलिए कौन व्यक्ति कर रहा है, किस समाज में वो प्रकार्य घटित हो रहा है। और तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संस्कृति। संस्कृति की भिन्नताओं के साथ ही प्रकार्यों के प्रभाव भी बदल जाते हैं और इनमें टेलकोट पार्सन्स जो है वो संस्कृति को सर्वाधिक महत्व देता है, क्योंकि स्वयं व्यक्ति और समाज व्यवस्था उस संस्कृति का ही परिणाम होते हैं। इसलिए प्रकार्यों को समझने और उनके शोध की दिशा में व्यवस्था से संबंधित संस्कृति का अध्ययन भी करना आवश्यक है। फिर यदि हम प्रकार्यों को व्यवस्था के संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रकार के कार्यों का होना अत्यंत आवश्यक है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो ये जो कार्य हैं ये हैं अनुकूलन के कार्य, एकीकरण के कार्य, लक्ष्य प्राप्ति के कार्य और जो है वो संतुलन बनाए रखने के कार्य। इस प्रकार प्रत्येक व्यवस्था के लिए ये जो कार्य हैं ये संतुलन का, एकीकरण का कार्य, लक्ष्य प्राप्ति का कार्य, ये कार्य निरंतर चलते रहते हैं और इन्हीं से व्यवस्थाओं को गति प्रदान की जाती है। ये जो व्यवस्था के संदर्भ में संरचनाएं और प्रकार्य हैं, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत इनके आधार पर ही पूरी राजनीति को आजकल समझने का प्रयास किया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो कार्य
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों के समझ करके किया जाता था, राजनीतिक दलों के कार्यों के संदर्भ में किया जाता था। कानून का कार्य क्या है, ये वो जो एक भाषा थी और वो जो परंपरागत सीमाओं की अध्ययन करने की अलग प्रणाली थी, अब वो पद्धति व्यवहारवाद के अंतर्गत बदल गई है और अब व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन उसकी संरचनाओं और उसके प्रकारों के संदर्भ में ही किया जाता है और ये प्रकार ही व्यवस्था की भावी दिशा को तय करते हैं। धन्यवाद।